कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत है। इस पुस्तक का पाठ 11 है। शीर्षक जंतुओं और पादप में परिवहन। पृष्ठ 128 से 140 तक। तो आइए अब सुनते हैं इस पुस्तक का पाठ 11, शीर्षक जंतुओं और पादप में परिवहन। पृष्ठ 128। पाठ 11 है, जंतुओं और पादप में परिवहन। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं ये सब कैसे संभव होता है? ये जानने के लिए चित्र 11.1 को समझिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां समझ में आ रही हैं? हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां पृष्ठ 128 पर चित्र 11.1 में परिसंचरण तंत्र का चित्र दिया हुआ है। चित्र में धमनियां लाल रंग में तथा शिराएं नीले रंग में बताई गई हैं। 11.1 परिसंचरण तंत्र। रक्त। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वो तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ये पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। पृष्ठ 129। पहेली जानना चाहती है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है। ऐसा होने पर बूझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त वाहिनियां। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों यानी फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है।
फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा है। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और शिरा, जिसका चित्र 11.1 है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां या दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 11.1। अपने दाहिने यानी दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं यानी वाम कलाई के भीतरी भाग पर रखिए, जैसा कि चित्र 11.2 में किया गया है। क्या आपको कोई स्पंदन गति या धक-धक महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद यानी नब्ज कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। ध्यान दीजिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। यहाँ पृष्ठ 129 पर चित्र 11.2 में कलाई में नाड़ी स्पंद को अनुभव करते हुए दिया गया है। पृष्ठ 130। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए। उन्हें सारणी 11.1 में लिखिए। यहां पृष्ठ 130 पर सारणी 11.1 दी गई है। इसमें आपको अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात करके लिखनी है। इस सारणी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में नाम और दूसरे भाग में नाड़ी स्पंदन प्रति मिनट की दर लिखी जानी है। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। यहाँ पृष्ठ 130 पर चित्र 11.3 दिया गया है। ये चित्र परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र है। इस चित्र में फेफड़े, हृदय, धमनी, शिरा और केशिकाओं के माध्यम से परिसंचरण तंत्र को होते हुए दिया गया है। चित्र 11.3 को समझिए। क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती लगती हैं? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं, जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। बूझो कहता है, मैं चित्र 11.3 को समझकर भ्रमित हूं। मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है। पहेली ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। रक्तदान। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। हृदय। हृदय वो अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए
पंप के रूप में कार्य करता है। ये निरंतर धड़कता रहता है। पृष्ठ 131। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है, जैसा कि चित्र 11.1 में दिया गया है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप यानी कि साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं, जैसा कि चित्र 11.4 में दिया गया है। कक्षों के बीच की विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। पहेली सोच रही है कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होगा और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त। यहाँ पृष्ठ 131 पर चित्र 11.4 दिया गया है। ये चित्र मानव हृदय का काट चित्र है। इस चित्र में हृदय के अलग अलग भागों को बताया गया है। ये भाग हैं महाशिरा, महाधमनी, दायां अलिंद, बायां अलिंद, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, कक्षों के बीच की विभाजन दीवार, बायां निलय, दायां निलय। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 11.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा को बताया गया है, जहां से वो शेष शरीर में पंप होता है। पृष्ठ 132। हृदय स्पंद। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों यानी धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चित्र 11.5 भाग 1 में स्टेथोस्कोप का चित्र दिया गया है। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस यानी श्रोतिका लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। क्रियाकलाप 11.2। 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान कर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि चित्र 11.5 भाग बी में किया गया है। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए।
कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिए। अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंद यानी पल्स दर रिकॉर्ड कीजिए, जैसा कि सारणी 11.2 में दिया गया है। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंद दर के बीच कोई संबंध समझ में आता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है। पृष्ठ 133। यहाँ पृष्ठ 133 पर सारणी 11.2 में हृदय स्पंदन और स्पंद दर लिखने की सारणी दी हुई है। इस सारणी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। छात्र का नाम, विश्राम के समय, हृदय स्पंदन और स्पंद दर, और इसके बाद दौड़ने के बाद लगभग 4 से 5 मिनट तक हृदय स्पंदन और स्पंद दर। आपको यह सारणी भरनी है। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हावे 1578 से 1657 तक नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों ये मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी यानी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। 11.2 जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। ये भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम ये मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहां से हैं? जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। पृष्ठ 134। ये व्यवस्था वृक्क यानी गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है
तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए यानी हटा दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, जैसा कि चित्र 11.6 में बताया गया है। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। यहां पृष्ठ 134 पर चित्र 11.6 में मानव उत्सर्जन तंत्र बताया गया है। इस तंत्र में वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्र रंध्र प्रदर्शित किए गए हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। ये हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना यानी स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने पाया कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब ये पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपोहन यानी डायलिसिस कहते हैं। पृष्ठ 135 पहेली जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं? जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत यानी सफेद रंग का यौगिक यानी यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। 11.3 पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे यानी पादप अपनी जड़ों यानी मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अध्याय 10 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए।
क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों यानी जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं, जैसा कि 11.7 के ए भाग में बताया गया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? बूझों का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम यानी दारू कहते हैं, जैसा कि चित्र 11.7 ए भाग में दिया गया है। जाइलम चैनलों यानी नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है, जिसे चित्र 11.7 भाग बी में दिया गया है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। ये कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे फ्लोएम यानी पोषवाह कहते हैं। पृष्ठ 136। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। पृष्ठ 136 पर चित्र 11.7 दिया हुआ है। इस चित्र को 2 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में जाइलम यानी दारू और मूल रोम को दर्शाया गया है। दूसरे भाग में एक बड़े पेड़ का चित्र है। इस चित्र के साथ लिखा हुआ है, जल और खनिजों का परिवहन किसी वृक्ष में। पहेली ने पाया कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हों तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती हैं। वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। क्रियाकलाप 11.3। हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही व एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए बालसम, व एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें। एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में डाल दें, जैसा कि चित्र 11.8 भाग आ में दिया गया है। अगले दिन इसका अवलोकन करें। यहाँ पृष्ठ 136 पर चित्र 11.8 अ दिया गया है। इसमें एक पौधे की टहनी को गिलास में भरे रंगीन पानी में डाला गया है। लिखा है, रंगीन पानी में रखी गई शाकीय पौधे की टहनी। पृष्ठ 137। पृष्ठ 137 पर चित्र 11.8 दिया गया है। इस चित्र को 2 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में यानी ब में लिखा हुआ है, पानी तने में ऊपर को चढ़ता है, और स में लिखा हुआ है, तने की अनुप्रस्थ काट जो लाल रंग के बिंदु प्रदर्शित करती है। क्या शाकीय पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का पता लगता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए, जैसा कि चित्र 11.8 ब
व 11.8 सभाग में बताया गया है। वाष्पोत्सर्जन। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण यानी खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। बूझो जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। प्रमुख शब्द: धमनी, रक्त, रक्त वाहिनियां, केशिका, परिसंचरण तंत्र, डायलिसिस या अपोहन, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, हीमोग्लोबिन, हृदय स्पंदन, वृक्क या गुर्दा, फ्लोएम या पोषवाह, प्लाज्मा, पट्टिकाणु, नाड़ी स्पंद, लाल रक्त कोशिकाएं, मूल रोम, स्टेथोस्कोप, पसीना या स्वेद, ऊतक, मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग, यूरिक अम्ल, मूत्राशय, शिरा श्वेत रक्त कोशिकाएं और जाइलम या दारू। पृष्ठ 138। आपने क्या सीखा? अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं। शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क यानी गुर्दे, 2 मूत्र वाहिनियां, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद यानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन यानी सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित यानी खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। पृष्ठ 139। अभ्यास 1। कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। कॉलम ए में दी गई संरचनाएं हैं क रंध्र, ख जाइलम, ग मूल रोम, घ फ्लोएम। कॉलम बी में दिए गए प्रक्रम हैं 1 जल का अवशोषण,
2. वाष्पोत्सर्जन, 3. भोजन का परिवहन, 4. जल का परिवहन और 5. कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क. हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन रिक्त स्थान के द्वारा होता है। ख. हीमोग्लोबिन रिक्त स्थान कोशिकाओं में पाया जाता है। ग. धमनियां और शिराएं रिक्त स्थान के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। घ. हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन रिक्त स्थान कहलाता है। च. मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद रिक्त स्थान हैं। छ. पसीने में जल और रिक्त स्थान होता है। ज. वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम रिक्त स्थान कहते हैं। झ. वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में रिक्त स्थान द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। 3. सही विकल्प का चयन करिए। क. पादपों में जल का परिवहन होता है 1. जाइलम के द्वारा, 2. फ्लोएम के द्वारा, 3. रंध्रों के द्वारा, 4. मूल रोमों के द्वारा। ख. मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें 1. छाया में रखकर, 2. मंद प्रकाश में रखकर, 3. पंखे के नीचे रखकर, 4. पॉलीथीन की थैली से ढककर। पृष्ठ 140। 4. पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। 5. क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? 6. रंध्र क्या है, रंध्रों के 2 कार्य बताइए। 7. क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? 8. रक्त के घटकों के नाम बताइए। 9. शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? 10. रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? 11. हृदय के कार्य बताइए। 12. शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? 13. मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। विस्तारित अधिगम, क्रियाकलाप और परियोजना कार्य। 1. रक्त समूहों यानी ब्लड ग्रुप और उनके महत्व के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। 2. जब कोई व्यक्ति सीने यानी छाती में दर्द की शिकायत करता है तो चिकित्सक तत्काल उसका ईसीजी करते हैं। किसी चिकित्सक के पास जाइए और उनसे ईसीजी के बारे में जानकारी लीजिए। आप किसी ज्ञानकोश, एनसाइक्लोपीडिया अथवा इंटरनेट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, रक्त का कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को शल्यक्रिया अथवा चोट लगने से रक्त की हानि होती है अथवा यदि उनके शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं बनता है, तो इसकी परिपूर्ति करने का मात्र एक ही तरीका है, रक्तदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गए रक्त का दान। रक्त की सामान्यतः आपूर्ति कम होती है क्योंकि बहुत कम व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। यद्यपि रक्तदान करने से दाता की काम करने की शक्ति कम नहीं होती और न ही इससे उसके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 11 है, शीर्षक जंतुओं और पादप में परिवहन, यहाँ समाप्त हुआ।